नई जगह, नए लोग और एक ऐसा पड़ोस जो हर कदम पर मदद का हाथ बढ़ाता है। शुरुआत में सब कुछ एक आदर्श कहानी जैसा लगता था, लेकिन क्या होता है जब उस मददगार पड़ोसिन की जिंदगी का ऐसा राज सामने आए जो आपकी सोच को झकझोर कर रख दे। क्या हम दूसरों के जीवन को उतना ही समझ पाते हैं जितना उनकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को? एक ऐसी कहानी जो रिश्तों, उम्मीदों और सच्चाई के आईने से रूबरू कराएगी। तो आइए सुनते हैं उस महिला की जुबानी जो एक नई रेजिडेंशियल सोसाइटी की बिल्डिंग में रहने आई, जहां हर दिन उसके लिए नई शुरुआत लेकर आया। मिलनसार चेहरे, मददगार हाथ और एक ऐसा अनदेखा सच जो उसकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस बिल्डिंग में वह हमारा पहला दिन था। थकान की वजह से सबका बुरा हाल था। हम लोग व्यवस्थित होने की कोशिश में थे कि घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक महिला खड़ी थीं। अपना परिचय देते हुए वह बोलीं, मेरा नाम विनीता है, आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। आप नए नए आए हैं, यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक कहिएगा। मैंने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा। माथे पर लगी गोल बड़ी सी बिंदी, साड़ी का सीधा पल्ला, लंबा कद, भरा बदन उनके संभ्रांत होने का परिचय दे रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी बाई आई और चाय की केतली के साथ नाश्ते की ट्रे भी रख गई। सचमुच उस समय मुझे बेहद राहत सी महसूस हुई थी। आज रात का डिनर आप लोग हमारे साथ कीजिए। मेरे मना करने पर भी विनीता जी आग्रहपूर्वक बोलीं, देखिए, आपके लिए मैं कुछ विशेष तो बना नहीं रही हूँ। जो दाल रोटी हम खाते हैं वही आपको भी खिलाएंगे। रात्रि भोज पर विनीता जी ने कई तरह के स्वादिष्ट पकवानों से मेज सजा दी। राजमा, चावल, दही बड़े, आलू, गोभी और न जाने क्या क्या। तो इस भोजन को आप दाल रोटी कहती हैं? मैंने मजाकिया स्वर में विनीता से पूछा तो वह हंस दी। जवाब उनके पति, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर हैं, शेखर ने दिया। आपके बहाने आज मुझे भी अच्छा भोजन मिला, वरना सच में दाल रोटी से ही गुजारा करना पड़ता है। लौटते समय विनीता जी ने 2 फोल्डिंग चारपाई और गद्दे भी भिजवा दिए। हम दोनों पति पत्नी इसके लिए उन्हें मना ही करते रहे, पर उन्होंने हमारी एक न चलने दी। अगली सुबह राजन दफ्तर जाते समय प्रतीक को भी साथ ले गए। स्कूल में दाखिले के साथ नए गैस कनेक्शन, राशन कार्ड जैसे कई छोटे छोटे काम थे जो वह एक साथ निबटाना चाह रहे थे। ब्रीफकेस लेकर राजन जैसे ही बाहर निकले, विनीता जी से भेंट हो गई। उनके हाथ में एक पर्ची थी। राजन को हाथ में देते हुए बोली, भाई साहब, कल रात मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर देना भूल गई थी। जब तक आपको फोन कनेक्शन मिले, आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। विनीता जी ने 2 दिन में काम वाली बाई और अखबार वाले का इंतजाम भी कर दिया। जब घर सेट हो गया, तब भी विनीता को जब भी समय मिलता आकर बैठ जाती। सड़क के आर पार के समाचारों का आदान प्रदान करते हुए उन्हें देख मैंने सहजता से अनुमान लगा लिया था कि उन्होंने महिलाओं से अच्छा खासा संपर्क बना रखा है। उस समय मैं सामान का कार्टन खोल रही थी कि अचानक उंगली में पेचकस लगने से मेरे मुंह से चीख निकल गई। विनीता जी मेरे पास सरक आईं। उंगली से खून निकलता देख वह अपने घर से कुछ दवाइयाँ और पट्टी ले आईं और मेरी चोट पर बांधते हुए बोलीं, जो काम पुरुषों का है वह तुम क्यों करती हो? ये प्रतीक क्या करता रहता है पूरा दिन? विनीता दीदी का तेज स्वर सुनकर प्रतीक कांप उठा। बेचारा वैसे ही मेरी चोट को देखकर घबरा रहा था। जब तक मैं कुछ कहती, उन्होंने लगभग डांटते हुए प्रतीक को समझाया, माँ का हाथ बंटाया करो। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि बच्चे आराम फरमाते रहें और माँ काम करती रहे। प्रतीक अपने आंसू दबाता हुआ घर के अंदर चला गया। मैं अपने बेटे की उदासी कैसे सहती, अतः बोली, दीदी, प्रतीक मेरी बहुत मदद करता है, पर आजकल इंटरव्यू की तैयारी में व्यस्त है। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? दरअसल इसे दूसरे स्कूलों में ही दाखिला मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे माउंट मेरी स्कूल में ही दाखिला मिले। क्यों? माउंट मेरी स्कूल में कोई खास बात है क्या? विनीता ने भौहें उचकाकर पूछा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने घर किसी पड़ोसी का हस्तक्षेप उस समय मुझे बुरी तरह खल गया। बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने कहा, यह स्कूल इस समय नंबर 1 पर है। यहाँ आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग भी छात्रों को मिलती है। अजी,
स्कूल के नाम से कुछ नहीं होता, विनीता बोली। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। ये तो है, फिर भी स्कूल पर काफी कुछ निर्भर करता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को अच्छी प्रतिस्पर्धा मिले तो वे सफलता के सोपान चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इतना याद रखना अर्चना, इन्हीं स्कूलों के बच्चे ड्रग एडिक्ट भी होते हैं। कुछ तो असामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते देखे गए हैं। इतना कहते कहते विनीता हांफने लगी थी। खैर, जैसे तैसे मैंने उन्हें विदा किया। विनीता की जरूरत से ज्यादा आवाजाही और मेरे घरेलू मामले में दखलंदाजी अब मुझे खलने लगी थी। कई बार सुना था कि पड़ोसी ने दूसरे के घर में घुसकर पहले तो दोस्ती करती हैं, बातें कुरेद कुरेद कर पूछती हैं, फिर उन्हें झगड़े में तब्दील करने में देर नहीं लगती। एक दिन मैं और पड़ोसिन शालिनी एक साथ कमरे में बैठे थे। तभी विनीता आ गईं और बोलीं, ये तुम्हारा पंखा बहुत आवाज करता है, कैसे सो पाती हो? ये कहकर वह अपने घर गईं और टेबल फैन उठाकर ले आईं। कल ही मिस्त्री को बुलवाकर पंखा ठीक करवा लो, तब तक इस टेबल फैन से काम चला लेना। पड़ोसिन शालिनी के सामने उनकी यह बेवजह की घुसपैठ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। राजन दफ्तर के काम में बेहद व्यस्त थे, इसलिए इन छोटे छोटे कामों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। प्रतीक भी माउंट मेरी स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ खुद को स्थापित करने में कुछ परेशानियों का सामना कर रहा था। मिस्त्री कहाँ से बुलाता, मैं भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाई थी। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और एक प्याली चाय बनाकर ले आई। चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने टटोलती सी नजर चारों ओर फेंककर पूछा, प्रतीक कहाँ है? स्कूल में ही रुक गया है, कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ेगा, आ जाएगा 4 बजे तक। विनीता के चेहरे पर चिंता की आड़ी तिरछी रेखाएं उभर आईं। कभी घड़ी की तरफ देखती तो कभी मेरी तरफ। लगभग 4:15 बजे प्रतीक लौटा और किताबें अपने कमरे में रखकर बाथरूम में घुस गया। मैंने तब तक दूध गर्म करके मेज पर रख दिया था। नए कपड़ों में प्रतीक को देखकर विनीता जी ने मुझसे प्रश्न किया, प्रतीक कहीं जा रहा है? मैंने जवाब दिया, हाँ, इसके एक दोस्त का आज जन्मदिन है, उसी पार्टी में जा रहा है। प्रतीक घर से बाहर निकला तो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, अर्चना, जमाना बड़ा खराब है, लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी संगत कैसी है, आधी बातों का ध्यान रखा करो। अपना बच्चा चाहे बुरा ना हो, लेकिन दूसरे तो बिगाड़ने में देर नहीं करते। विनीता की आए दिन की टीका टिप्पणी के कारण प्रतीक अब उनसे चिढ़ने लगा था। उनके आते ही उठकर चला जाता। मुझे भी उनकी जरूरत से ज्यादा घुसपैठ अच्छी नहीं लगती थी, किंतु उनके सहृदय स्नेही स्वभाव के कारण विवश हो जाती थी। धीरे धीरे मैंने अपने घर का दरवाजा बंद रखना शुरू कर दिया। घर के अंदर घंटी बंद करने का स्विच भी लगवा लिया। अब जब भी दरवाजे पर घंटी बजती, मैं आई होल में से झांकती। अगर विनीता होती तो मैं घंटी को कुछ देर के लिए अनसुना कर देती और यह समझकर कि घर के अंदर कोई नहीं है, वह लौट जाती। काफी राहत सी महसूस होने लगी थी मुझे। कई अधूरे काम निबट गए, कुछ लिखने पढ़ने का समय भी मिलने लगा। प्रतीक भी अब खुश रहता था। पढ़ने के बाद जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता, वह मेरे पास बैठकर बिताता। शाम को जब राजन दफ्तर से लौटते, हम नीचे जाकर बैठ जाते। कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ी, कुछ नए मित्र भी बने। उन्हीं दिनों मेट्रो में एक नई फिल्म लगी थी। हम दोनों पति पत्नी पिक्चर देखने गए थे, बरसों बाद। अचानक राजन के मोबाइल की घंटी बजी। विनीता जी थीं। बदहवास, परेशान सी बोलीं, भाई साहब, आप जहां भी हैं, जल्दी घर आ जाइए। आपके घर का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है। धक्क से रह गया दिल। पिक्चर आधे में ही छोड़कर दौड़ती भागती मैं घर की सीढ़ियां चढ़ गई। राजन गाड़ी पार्क कर रहे थे। दरवाजे पर ही शेखर मिल गए। बोले, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी जी, हमने चोर को पकड़कर अपने घर में बंद कर रखा है। पुलिस के आते ही उस लड़के को हम उनके हवाले कर देंगे। मैंने बदहवासी में दरवाजा खोला। अलमारी खुली हुई थी। कैमरा, वॉकमैन, घड़ी के साथ और भी कई छोटी छोटी चीजें थैले में डाल दी गई थीं। लॉकर को भी चोर ने हथौड़े से तोड़ने का प्रयास किया था, पर सफल नहीं हो पाया था। एक दिन पहले ही राजन के एक मित्र की शादी में पहनने के लिए मैं बैंक से सारे गहने निकलवा कर लाई थी। कुछ नकदी भी घर में पड़ी थी। अगर विनीता ने समय पर बचाव न किया होता तो आज अनर्थ ही हो जाता। मैं और राजन कुछ क्षण बाद जब विनीता के घर पहुंचे तो वह उस चोर लड़के को बुरी तरह मार रही थी।
शेखर ने पत्नी के चंगुल से उस लड़के को छुड़ाया, फिर बोले, जान से ही मार डालोगी क्या इसे? तब विनीता गुस्से में बोली, कमबख्त, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? कुछ ही देर में पुलिस आ गई और उस लड़के को पकड़कर अपने साथ ले गई। हम सबके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए थे। इसके बाद ही पसीने से लथपथ विनीता के सीने में तेज दर्द उठा तो सब उन्हें सिटी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक है। 3 दिन और 2 रातों के बाद उन्हें होश आया। जिस दिन उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज होना था, हम पति पत्नी सुबह ही अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने हमें समझाया कि इन्हें हर प्रकार के तनाव से दूर रहना होगा। जरा सा रक्तचाप बढ़ा तो दोबारा हार्ट अटैक पड़ सकता है। शेखर कुर्सी पर बैठे एकटक पत्नी को देखे जा रहे थे। अचानक उनका गला भर आया। वे कांपते स्वर में बोले, जिसके दिल में जिंदगी भर का नासूर पल रहा हो, वह भला तनाव से कैसे दूर रह सकता है? अर्चना जी, जिस लड़के ने आपके घर का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, वह हमारा बेटा था। विश्वास नहीं हुआ था अपने कानों पर। लोगों को शिक्षित करने वाले शेखर और पूरे मोहल्ले की हितैषी विनीता का बेटा चोर, जो खुद के स्नेह से सबको सतर्क करती रहती थीं, उनका अपना बेटा अपराधी। शेखर ने बताया, दरअसल विनीता ने आप लोगों को कार में बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देख लिया था। कोई आधा घंटा भी नहीं बीता होगा, जब दूध लेकर लौट रही थीं, तो आपके घर का ताला नदारद था और दरवाजा अंदर से बंद था। पहले विनीता ने सोचा कि शायद आप लोग लौट आए हैं, लेकिन जब खटखट का स्वर सुनाई दिया तो उन्हें शक हुआ। धीरे से उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद किया और चौकीदार को बुला लाई। थोड़ी देर में चौकीदार की सहायता से चोर को अपने घर में बंद कर दिया और फोन कर पुलिस को सूचित भी कर दिया। हतप्रभ से हम पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखते तो कभी शेखर के चेहरे पर उतरते चढ़ते हाव भावों को पढ़ने का प्रयास करते। शहर के सबसे अच्छे स्कूल माउंट मेरी कॉन्वेंट में हमने अपने बेटे का दाखिला करवाया था। टूटते बिखरते स्वर में शेखर बताने लगे, इकलौती संतान से हमें भी ढेरों उम्मीदें थीं। यही सोचते थे कि हमारा बेटा भी होनहार निकलेगा, पर वह बुरी संगत में फंस गया। हम दोनों पति पत्नी समझते थे कि वह स्कूल गया है, पर वह स्कूल नहीं, अपने दोस्तों के पास जाता था। स्कूल से शिकायतें आईं तो डांट फटकार शुरू की। मारपीट का सिलसिला चला, पर सब बेकार गया। उसे तो चरस की ऐसी लत लगी कि पहले अपने घर से पैसे चुराता, फिर पड़ोसियों के घरों में चोरी करने लगा। लोग हमसे शिकायतें करने लगे तो हमने स्पष्ट शब्दों में सबसे कह दिया कि ऐसी नालायक औलाद से हमारा कोई संबंध नहीं है। सहसा मुझे याद आया वह दिन जब विनीता ने स्कूल के मुद्दे को छेड़कर मुझसे कितनी बहस की थी। मेरे प्रतीक में शायद वह अपने बेटे की छवि देखती होंगी, तभी तो समय असमय आकर सलाह मशविरा दे जाती थीं। ये सोचते ही मेरी आंखों की कोर से टप टप आंसू टपक पड़े। विनीता की ताक झांक की आदत से मैं कितना परेशान रहती थी। यही सोचती थी कि इनका अपने घर में मन नहीं लगता, पर आज असलियत जानकर पता चला कि जब अपना ही खून अपने अस्तित्व को नकारते हुए बगावत का झंडा खड़ा कर बीच बाजार में इज्जत नीलाम कर दे तो कैसा महसूस होता होगा अभिभावकों को। सच, व्यक्तित्व तो दर्पण की तरह होता है। जहां तक नजर देख पाती है उतना ही सत्य हम पहचानते हैं। शीशे के पीछे पारे की पालिश तक कौन देख सकता है। काश विनीता की प्रतिच्छवि को पार कर कांच की चमक के पीछे दरकती गर्द की चुभन को मैंने पहचाना होता, पर अब भी देर नहीं हुई थी। वह मेरे लिए पड़ोसिन ही नहीं, आदरणीय बहन भी बन गई थी। रे